भारत ने टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल हासिल कर लिया। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने देश के लिए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में भार उठाकर देश के लिए पहला पदक जीता। भारत को पहला पदक मिलने पर देशवासियों में खासा उत्साह है और सभी ने बधाई दी। सिल्वर जीतने के बाद मीराबाई चानू ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने मेडल जीता। पूरा देश मुझे देख रहा था और उनकी उम्मीदें थी। मैं थोड़ा नर्वस थी, लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की ठान ली थी। मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की। टोक्यो ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए रजत पदक जीतने पर इम्फाल में मीराबाई चानू के परिवार के सदस्यों ने खुशी जाहिर की। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू के रिश्तेदार ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, मेरी बहन को रजत पदक मिला है, मैं उसकी मेहनत का फल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीराबाई चानू को सिल्वर जीतने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मीराबाई चानू को शुभकामनाएं दी और चानू के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर भी पोस्ट की। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वेटलिफ्टिंग में देश के लिए पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए मीराबाई के सिल्वर मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। सीएम भूपेश बघेल ने मीराबाई चानू को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। बता दें कि मीराबाई चानू ने ओलंपिक में देश के लिए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में भार उठाकर देश के लिए पहला पदक जीता। भारत को पहला पदक मिलने पर देशवासियों में खासा उत्साह है। गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर मेघालय पहुंचे। यहां वे पूर्वोत्तर राज्यों के सीमा सुरक्षा का जायजा लेंगे। इसके साथ ही शाह यहां के विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तलिये गांव में भूस्खलन होने से भारी नुकसान हुआ है। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे गांव में 40 घर हैं और इस वक्त 100 लोग रह रहे हैं। गांव में कुछ भी नहीं बचा है। भूस्खलन के बाद इलाका पूरी तरीके से मैदान में तब्दील हो गया। महाराष्ट्र के सांगली जिले के पेठ नाका इलाके में बाढ़ के कारण कोल्हापुर हाईवे पर कई ट्रक जाम में फंस गए हैं। जाम में फंसे एक व्यक्ति ने बताया कि हम बेंगलोर जा रहे थे और यहां पर खाने पीने की भी दुकानें नहीं हैं। प्रशासन ना तो हमारी सुध ले रहा है और ना ही बता रहा है कि जाम कब तक खुलेगा। महाराष्ट्र में बारिश का कहर लगातार जारी है। पुणे बेंगलुरु हाईवे में बारिश के बाद बाढ़ का पानी आ गया। ये हाईवे सांगली नदी के तंदुलवादी के नजदीक है, जहां पर 4 फुट से भी ज्यादा पानी भरने से ट्रक फंसने की नौबत आ गई। हालांकि स्थानीय लोग अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तरी राज्यों को जल्दी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह में उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वी और उत्तरी भारत में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। आज गुरु पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने संकट है, तब खुद हमारे लिए और प्रासंगिक हो जाते हैं और बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कैसे कर सकते हैं, भारत ने करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थामे। आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का सूत्र हमें बताया था। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया, ये आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी बताया। आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस कार्यक्रम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में बुद्ध के मूल्यों और सिद्धांतों का इस्तेमाल करके दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में सीबीआई हथियार, बंदूक और लाइसेंस घोटाले मामले में छापेमार कार्रवाई कर रही है और इस सिलसिले में सीबीआई की टीम श्रीनगर के तुलसीबाग इलाके में पहुंची, जहां के सरकारी आवासों पर टीम ने छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इसके पहले भी कल जवानों ने सोपोर में 2 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं इलाके में ड्रोन के चलते सेना को अलर्ट पर रखा गया। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को 2 संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पहला संदिग्ध ड्रोन जम्मू के कालूचक इलाके में और दूसरा कठुआ इलाके में देखा गया। ड्रोन देखे जाने के बाद इलाके में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिए गए।
वहीं खबर यह भी आ रही है कि 26 जुलाई को आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर किसान बड़े प्रदर्शन का प्लान कर रहे हैं और इस दिन बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और किसान संसद चलाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस पहले से ही यहां पर सावधान है। साथ ही प्रदर्शन की इजाजत देते वक्त ये साफ कर दिया गया था कि वहां पर 200 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। पंजाब में कांग्रेस के आला कमान ने जारी कलह पर काफी हद तक काबू पा लिया है। अब कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान राजस्थान में अपने नाराज दिग्गज नेताओं को बनाने पर केंद्रित हो गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 27 से 28 जुलाई के बीच राजस्थान कैबिनेट विस्तार की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि इस विस्तार से नाराज नेताओं को बना लिया जाएगा। CISE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आज दोपहर 3 बजे घोषित होंगे। नतीजों को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार कोरोना महामारी के कारण परीक्षा न होने के कारण नतीजे पर विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किए जाएंगे। बृहस्पति ग्रह पर जीवन तलाशने के लिए नासा ने तैयारी शुरू कर दी है। नासा और एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स के साथ रॉकेट भेजने की योजना बनाई है। 2024 के अक्टूबर में नासा का यह मिशन शुरू होगा और मिशन के लिए अक्टूबर 2024 में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 और 28 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं और इस दौरान वे विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर है। लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस के मौके से पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर द्रास के वॉर मेमोरियल में तैयारियां चल रही हैं। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाएगा और इस दिन हमारी सेना ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की। 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र से पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी विधायक सदन में पलायनवादी रुख न अपनाएं। बीजेपी विधायक सवाल करें, हम डटकर जवाब देंगे। भोपाल में गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुफा मंदिर में पूजा पाठ की, जिसके बाद में गुफा मंदिर के महंत पंडित राम प्रवेश दास महाराज का पूजन और सम्मान किया। और बता दें कि बीजेपी गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक गुरुओं का सम्मान और पूजन कर रही है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने अपराधों की जांच में लापरवाही बरतने को लेकर सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। एफआईआर की जांच समय पर खत्म होनी चाहिए। अगर जांच समय पर पूरी नहीं होती तो एसपी खुद देखें। हाईकोर्ट ने भिंड की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। भाजपा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। आदिवासी इलाके बस्तर और सरगुजा के मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर धर्मांतरण की स्थिति का पता लगाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृत शिक्षकों की पत्नी अपने बच्चे सहित परिजन धरने पर बैठ गए हैं। और बता दें कि प्रदेश में 935 मृत शिक्षकों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। जानकारी के मुताबिक पंचायत शिक्षकों का संविलियन नहीं हो पाया। भोपाल में चयनित शिक्षक बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें करीब 30,000 शिक्षक चयनित हुए थे, जो 2019 में चयनित होने के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। वेतन वृद्धि, डीए और पदोन्नति की मांग को लेकर भोपाल में अधिकारियों और कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल सहकारिता मंत्री के बंगले पहुंचा और अरविंद भदौरिया को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश की चेतावनी दी। 2 अगस्त से प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश पर पूर्व शिक्षा मंत्री ने आपत्ति जताई है। केदार कश्यप ने कहा है कि WHO की गाइडलाइन के बावजूद सरकार का फैसला चिंताजनक है। तीसरी लहर में बच्चों के चपेट में आने की आशंका ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में युवाओं को जूझना पड़ा था। कश्यप ने सरकार को दोबारा विचार करने की सलाह दी। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते 2 फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। मुंबई से जबलपुर आने वाली फ्लाइट को लखनऊ डाइवर्ट किया गया है। इसी तरह दिल्ली से जबलपुर आने वाली फ्लाइट को बनारस के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। दोनों फ्लाइट स्पाइस जेट की है। वहीं फ्लाइट के डाइवर्ट होने से यात्री परेशान हो रहे हैं।
मरवाही जनपद पंचायत में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद 5 पंचायत सचिवों को सस्पेंड किया गया। उनके खिलाफ एफआईआर के निर्देश भी दिए गए। दरअसल मरवाही जनपद में 14वें वित्त आयोग की जांच में खुलासा हुआ कि इन लोगों पर बिना सामग्री खरीदे और बिना काम कराए ही डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य लोगों ने सांठगांठ करके लाखों रुपए की गड़बड़ी की। अहमदाबाद में गुना के 7 मजदूरों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं नाबालिग मृतकों के परिजन को 2 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही घायलों के निःशुल्क इलाज कराने की घोषणा की गई। देवास खुर्द चौकी के अंतर्गत हाईवे पर 2 यात्री बसों के बीच भिड़ंत हो गई और हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर इंदौर से मक्सी की ओर जाते वक्त देर रात 2 स्लीपर बस आपस में भिड़ गई। मुरैना में जमीन को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी कर दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं तीनों घायलों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया। देवास में एक उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने पहुंचे युवक की दुकान के सेल्समैन और कुछ लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने सेल्समैन समेत कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इंदौर में शराब ठेकेदार पर हुए गोलीकांड के बाद पुलिस अब एक्शन में आ गई है। सभी ठेकेदार जो कि इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, न केवल उनकी संपत्ति बल्कि शराब ठेकों की भी जानकारी निकाली जा रही है और इस मामले में आरोपी गैंगस्टर सतीश भाऊ के 9 शराब ठेकों की जानकारी इंदौर पुलिस ने आबकारी विभाग को सौंपी है। इंदौर में एक बार फिर वीआईपी नंबर खरीदने वालों का क्रेज देखने को मिल रहा है। आरटीओ विभाग में कार के वीआईपी नंबर 0001 और 5,31,000 में बिका है। वहीं 0009 नंबर 1,82,000 रुपये में बिका है। वैसे वीआईपी नंबर्स का बेस्ट प्राइस 1 लाख से शुरू होता है और जब बोली शुरू होती है तो अधिकतम रुपया लगता है, नंबर उसका हो जाता है। प्रदेश सरकार की नल जल योजना के लिए अब ग्रामीणों को हर महीने पैसे देने होंगे। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने की मुहिम जारी है। योजना में 10% जन भागीदारी के साथ कनेक्शन के लिए 500 से 2,000 रुपये देने होंगे। ये राशि जल स्रोत से नल जल योजना की दूरी के हिसाब से तय की गई। लगातार बढ़ते पेट्रोल के डीजल के दामों के बीच खाने के तेल की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है। तेल कारोबारियों के मुताबिक जिस तेजी से पिछले 1 साल में दाम बढ़े हैं वो पहले कभी नहीं हुआ। पाम ऑयल की कीमत पिछले साल 23 जुलाई को 1,350 रुपये प्रति टीन थी, जो आज की तारीख में 2,000 रुपये प्रति टीन हो चुकी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रदेश के कोरिया, पेंड्रा, कबीरधाम जिले में आंधी के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं राजधानी रायपुर समेत आसपास के जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई। कवर्धा जिले में 10 दिनों के सूखे और 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश से खेत खलिहानों में रौनक लौट आई है। जिले से गुजरती सकरी नदी के अलावा हाफ, आगर और पेन नदी में जल स्तर बढ़ने लगा है। वहीं कवर्धा और पंडरिया को जोड़ने वाले गुरु नाला में भी पानी बढ़ता जा रहा है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने अलर्ट जारी कर दिया। पेंड्रा में बीती रात से लगातार बारिश का दौर जारी है और तेज बारिश के चलते जिले का मलनिया बांध पानी से लबालब हो चुका है, जिसके चलते गौरेला के कोरजा गांव में खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। कवर्धा में शुक्रवार की शाम से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कवर्धा बिलासपुर मार्ग बंद हो चुका है। नाले में बाढ़ के हालात होने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं और पंडरिया के कई मकानों में भी बारिश का पानी घुस चुका है। पेंड्रा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के तर्रीपारा और भालूबड़ी में हाथियों का दल घुस गया और अब तक इसने 6 से भी ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, हाथियों ने मकान में रखे धान को भी चट कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सरगुजा में हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथी अब टूटे मकानों को फिर से तोड़ रहे हैं। बता दें कि हाथियों ने 20 एकड़ में लगे धान की फसल को बर्बाद कर दिया। वहीं तेज बारिश के बीच ग्रामीण बेघर हो गए।
बालोद जिले में पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों को बचाने प्रभारी मंत्री उमेश पटेल को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल देहात से तरौद तक सड़क सुरक्षीकरण के लिए दोनों किनारे करीब 3000 पेड़ बड़े पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है, जिसकी जानकारी मिलते ही पर्यावरण प्रेमी युवकों ने मुहिम शुरू कर दी। जबलपुर स्थित बक्सवाहा के जंगलों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है। एसआई को बक्सवाहा में 3 बड़ी रॉक पेंटिंग्स मिली है, जो कि प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई है। वहीं बक्सवाहा के जंगल में हीरा खदान बनाने की भी स्वीकृति दी गई। बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। यूरोपीय संघ ने 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मॉडर्ना कंपनी की कोविड वैक्सीन स्पाइकवैक्स को मंजूरी दे दी है। बता दें कि बच्चों पर स्पाइकवैक्स का ट्रायल किया गया था, जो कि सफल रहा है। इस दौरान पता चला कि सभी के शरीर में अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी बनी है। वायरस के नए स्वरूपों से लड़ने के लिए हमें बूस्टर डोज की जरूरत होगी। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि बूस्टर डोज अगली पीढ़ी की दवा होगी। दूसरी पीढ़ी के ये टीके बेहतरीन इम्यूनिटी देंगे, जो कि वायरस के नए स्वरूप के खिलाफ प्रभावी और असरदार होंगे। और इन बूस्टर खुराकों का परीक्षण चल रहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने टीकाकरण को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए फिलहाल कोई निश्चित समय सीमा का संकेत नहीं दिया जा सकता। बता दें कि राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों का पूर्ण टीकाकरण कर लिया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने ब्राजील के साथ वैक्सीन सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। भारत बायोटेक ने यह फैसला ब्राजील की सरकार से समझौते में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद किया। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 40 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41,59,000 के पार पहुंच चुका है। दुनिया भर में 17 करोड़ 61 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और दुनिया भर में एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई। देश में एक दिन में कोरोना के 39,496 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए। वहीं 541 नई मौत से अब तक 4,20,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 35,124 मरीजों की डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 3 करोड़ 4,95,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 4 लाख के पार पहुंच गई। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 17,518 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 32,35,000 को पार कर गया है। वहीं 132 मौत से अब तक 15,872 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,067 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 30,83,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केरल में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया गया। मध्य प्रदेश में 11 नए केस के साथ ही अब तक 7,91,732 मरीज मिले हैं। तो किसी भी मरीज की मौत नहीं होने के बाद मौत का आंकड़ा अब 10,512 पर ठहर गया है। प्रदेश में 24 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 7,81,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 172 पहुंच गई है और प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सारे उपाय किए जाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 118 नए केस मिलने के बाद कुल आंकड़ा अब 10,08,81 पहुंच चुका है। तो वहीं एक मौत से अब तक 13,508 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 312 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 9,84,327 पहुंच चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,046 रह गई है। रायपुर में 4 और दुर्ग में 6 नए केस मिले। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 42 करोड़ 34 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें से 33 करोड़ 39 लाख यानी कि 25.5% से भी ज़्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 8 करोड़ 94 लाख यानी कि लगभग 7% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31.36% यानी कि 94,10,000 लोगों को पहली डोज लगी है। तो वहीं 7.21% यानी कि 21,63,000 से भी ज़्यादा लोगों को दूसरी डोज लगी है।
मध्य प्रदेश में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। इससे प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 68 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 24 लाख यानी कि 30.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो वही 6% से के आसपास यानी कि 43,69,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जमकर हंगामा मचा था, जिसके बाद सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एक्शन प्लान तैयार किया, मगर अमल में देरी हो रही है। बता दें कि सरकार को 10 अगस्त से पहले हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी है। वहीं विपक्ष अधूरी तैयारी पर आरोप लगा रहा है। सावन समेत दूसरे त्योहारों के बीच कोरोना के तीसरी लहर की चेतावनी ने मध्य प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ये चिंता अभी त्योहारी सीजन से दूसरे प्रदेशों में मध्य प्रदेश आने वाले लोगों को लेकर है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि त्योहारों में आवाजाही को लेकर चेतावनी जारी की गई। वैक्सीनेशन में रायपुर देश की राजधानी दिल्ली सहित कई महानगरों से भी आगे रहा है। रायपुर में 66% लोगों को पहली डोज और 20% लोगों को दूसरी डोज दोनों डोज लग चुकी है। रायपुर से मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु को भी पछाड़ दिया है। दिल्ली में 35, बेंगलुरु में 57 और हैदराबाद में 53% लोगों को पहला डोज लगा है। मुंबई में 51% लोगों को पहली डोज लगा। ग्वालियर में बन रहे अस्पताल के सी ब्लॉक को 15 अगस्त तक चालू करने का प्लान है और पहले फेज में 570 बेड तैयार करने डीन समीर गुप्ता समेत सभी एजेंसी लग गई है। प्रभारी मंत्री शेखावत ने सिंधिया के निर्देशों को यथावत मानने की बात कही है और 15 अगस्त को सीएम शिवराज और सिंधिया इसका उद्घाटन कर सकते हैं। 338 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बन रहा है, जिसका कामकाज तेजी से जारी है।